सर आप बताइए, जिस तरह से 16 तारीख को स्ट्राइक है, उस पर अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, और आचार संहिता सर पे कभी भी लागू हो सकती है, मार्च में कभी लागू हो सकती है, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो आपके कर्मचारी यूनियन क्या निर्णय लेगा? ऐसा 16 फरवरी को देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन पूरे देश के और किसान मिल करके राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। तो हड़ताल हम करेंगे। हड़ताल के मुद्दे आपको बता दिए, और आचार संहिता मार्च में लग जाएगी। जब आचार संहिता मार्च में लग जाएगी, जो काम सरकार करेगी हम वही काम करेंगे। अर्थात हम भी जनता के कर्मचारियों के बीच में जाएंगे कि भाई सरकार की नीतियाँ ये हैं और हमारी मांगों के प्रति सरकार का रवैया ये है। तो अपने आप फिर कर्मचारी, उनके परिजन, रिटायरी सब फैसला करेंगे क्या करना है। जिस तरह कोई सरकारी मुझे कम से कम 20 से 25 से 30 साल वो सेवा करता है, जवानी में आता है, बुढ़ापे में जाता है, लेकिन वहीं विधायक और सांसद मंत्री एक बार चुन जाता है, उसकी ताउम्र पेंशन, उसकी औलाद की पेंशन स्टार्ट, मतलब उसके जो आश्रित पेंशन हो जाती है। लेकिन वहीं कर्मचारी भी इतनी दिक्कत क्यों हो रही सरकार को? दिक्कत सरकार को ये है कि वो कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। एमएलए एमपीज के लिए पैसा है, बड़े पूंजीपतियों के लिए पैसा है, कारपोरेट घरानों के लिए पैसा है, लेकिन ये एक तरीके से वेलफेयर का काम है। और ये कोई खैरात में पेंशन नहीं मिली। ये आज़ादी से पहले ही जो सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी जीवन जवानी उसमें लगाएगा, बुढ़ापे में उसका ये बुढ़ापे में पेंशन देने का काम, ये वेलफेयर स्टेट है, इसलिए उसका काम सरकार का पेंशन देने का है। लेकिन अब सरकार ने इस कंसेप्ट को ही बदल दिया। अब तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। मतलब सरकार कहते हैं पुरानी पेंशन बहाली पाप है, इसको राज्य सरकार ना करें। स्वयं प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ये। तो अगर हम ये पलट करके सवाल पूछें कि आप उस पाप में भागीदारी क्यों कर रहे हैं, एमपी एमएलए क्यों ले रहे हैं, उस पाप में भागीदारी क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब सरकार के तो सब कुछ ठीक है, बाकी अगर पब्लिक के लिए तो वो बिल्कुल बेकार है। हाँ बिल्कुल, अपने लिए ठीक है। अगर एनपीएस इतनी बढ़िया है तो आप क्यों नहीं लेते उसको? इसका मतलब वो खराब है। मतलब आप तो बैंगन खाओगे और हमारे लिए उसको प्रेज बताओगे कि बैगुन है। तो इसलिए लोग समझते हैं इन चीज़ों को। सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो इस पे क्या लग रहा है, छलावा नहीं लग रहा आपको क्या? ये पूंजीपतियों का साथ है, उन्हीं का ही विश्वास है, आम जनता के साथ कुछ नहीं है। जीएसटी, खाने पीने की चीज़ों पर भी जीएसटी लगा दी, ये विकास दिख नहीं रहा क्या? तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। 8वां पे कमीशन उसको मना कर दिया कि 10 साल के बाद पे कमीशन आता है। करोड़ों कर्मचारी इंतजार कर रहे थे, आपने मना कर दिया सरकार ने उसको, हम गठन नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन के लिए मना कर दिया। जो 18 महीने का डी है उसके लिए मना कर दिया। मतलब सरकार तो सत्ता के नशे में चूर है, बात करने को तैयार नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश का कर्मचारी, हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ है, बार बार 6 महीने से पत्र लिख रहा है। सरकार के पास समय नहीं बात करने का। 3 साल से लगा हुआ है, लेकिन सरकार के पास समय नहीं है। तो फिर कर्मचारी के पास क्या चारा है? एक तरफ सरकार देखिए पूरे देश को, उत्तर प्रदेश को, मतलब आस्था में बिल्कुल डुबो दिया है, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कर्मचारी इसकी बात नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब? आस्था और अस्तित्व। आस्था मेरी हो सकती है भगवान में, है भी, लेकिन यहाँ अस्तित्व का सवाल है। सरकारी कर्मचारी बचेगा नहीं बचेगा, सरकारी डिपार्टमेंट बचेंगे नहीं बचेंगे, डेमोक्रेसी बचेगी नहीं बचेगी, इसका सवाल है। केवल राम की लहर पैदा करके और इन सारे मुद्दों को गौण कर दें, ये हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम भी कैंपेन चलाएंगे, हम भी लोगों को बताएंगे, बेरोजगारों को बताएंगे कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही, क्यों इसका निजीकरण किया जा रहा है। आज कोरोना काल में भी आप देखेंगे 2020 में 102 अरबपति थे, 22 में 166 हो गए। कहाँ से हो गए वो? कैसे संपत्ति बढ़ गई? बड़े पूंजीपतियों का 10 साल में लगभग 18 लाख करोड़ रुपया आपने राइट ऑफ कर दिया। कारपोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% कर दिया, और हमारे लिए पैसा नहीं है। ये लोगों के बीच में बताएंगे हम। खाद पे सब्सिडी उसको कम कर दी, पेट्रोल डीजल रसोई गैस उसकी सब्सिडी में कटौती कर दी। यानी कि बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए आप गरीबों के मुंह से निवाले को छीन रहे हो। क्या यही रामराज है? तो इसके लेकर के जनता के बीच में हम कारपोरेट घरानों का सरकार में उत्थान हो रहा है, उससे मध्यम लोग कहीं ना कहीं वो उसका नीचे 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 जा रहा है। केवल अभी रिपोर्ट आई है एक्सफैम की, उसके अनुसार क्या है, टोटल जो धन दौलत है 1% लोगों के पास 40% धन दौलत है, 10 कारपोरेट घरानों के पास 57% धन दौलत है, और 140 करोड़ में से 70 करोड़ यानी कि 50% नीचे वाले
केवल 3% धन दौलत के मालिक हैं। ये जो आर्थिक असमानता है, इससे लोगों की खरीद की ताकत कमजोर हो गई। तुम तो कह रहे हो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हम शामिल हो गए, बेशक हो गए, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में 197 देशों में आपका 142वां नंबर है। अमेरिका की 31 गुना ज़्यादा है। पॉपुलेशन की बात कर सकते हो, चाइना की पॉपुलेशन हमारी एक जैसे उसकी 5 गुना ज़्यादा है। तो तुम कहाँ खड़े हो? हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें 125 देशों में 111वें नंबर पे हैं। 15 से 24 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं, उसमें खून की कमी है 58%, 58.1%। आप क्या कर रहे हो? इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, बस दूसरे मुद्दों को लेकर के चर्चा चलती रहेंगी, लोगों को बांटते रहेंगे, राज आता रहेगा। देश के मुखिया विश्व मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं और कहते हैं कि मेरा देश बहुत तेज विकास कर रहा है, लेकिन उसी देश में 140 करोड़ जनसंख्या में 80 करोड़ जनसंख्या उनके टुकड़ों पे पल रही। इस पर क्या? अभी सरकार का ये दावा कर रहे हैं कि शायद 20 या 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाल दिया। जिस तरह से लोकसभा चुनाव सर पे हैं, वहीं ना कहीं देश या प्रदेश का कर्मचारी सरकार के अगेंस्ट है। वो कह रहा है जब चुनाव आएगा तब मैं अपना दांव दिखाऊंगा। सरकारी कर्मचारी एनपीएस से लेके बैठे थे, अपनी स्कूलों को लेके बैठे थे, कोविड काल से ही संकट में है। लेकिन सरकार, अब जैसे कर्मचारी संघ 3 साल से सरकार से समय मांग रहा है, लेकिन सरकार से बात करने का समय नहीं दे रही। कहीं ना कहीं सरकार निरंकुश नजर आ रही है। ये तो वक्त बताएगा कि क्या होता है। कैमरा के साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।